तपती गर्मी में प्रसाद एक पेड़ के नीचे अपने खेत के किनारे पे खड़े होकर अपने खीरे के फसल को अच्छे से देख रहे होते हैं। किसी भी तरफ से कोई नहीं आ रहा था और ना ही किसी की आने की संभावना थी। सूरज सर पे है, मुझे बहुत भूख लगी है और शारदा अभी तक आई नहीं। एक बार सास बहू बात करना शुरू कर दी तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। अब क्या करूं? शारदा ने तो मेरी आदत ही कुछ ऐसी कर दी है। प्रसाद सोच ही रहे थे, तभी शारदा एक छतरी लेके चावल सब्जी एक डब्बे में लेकर आती है। अजी, आप मुझे गाली दे रहे थे ना? नहीं शारदा, मैं क्यों गाली दूं भला? तुम्हारा कितना काम भी तो रहता है। आपकी इस बात से समझ गई कि आप सच में मुझे गाली ही दे रहे थे। सास बहू सुखाड़ वाली जगह से हो क्या? थोड़ा खाना पका के मुझे अगर दे दोगी तो मैं खाना खा के अपना काम करूँगा। आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। कल से मैं बिल्कुल समय पे ले आऊंगी। ठीक है शारदा, खाना परोस दो, भूख लगी है। प्रसाद जाके एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। शारदा भी वहाँ जाके बैठती है। अजी, इतनी तेज गर्मी में खेत में आके बैठे रहना ठीक है क्या? भरोसा करके काम दिया है तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। फिर शारदा चावल और सब्जी प्रसाद को खाने के लिए परोस के देती है। उधर मिट्टी के घर पे बच्चे हरीश और भव्या बैठे हुए थे और अनामिका उन्हें खाना खिला रही थी। माँ, जैसे ही गर्मियों की छुट्टी होगी ना, मैं और बहन नानी के घर चले जाएंगे, ठीक है ना? हाँ माँ, काफी दिन हो गए हमारा नानी घर गए हुए। वैसे भी पूरे 1 महीने की छुट्टी है ना, हम नानी के घर पे रह के वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करके आएंगे माँ, ठीक है ना? नहीं बच्चे, अगर तुम लोग वहाँ गए तो नानी बहुत परेशान हो जाएगी। तुम दोनों बच्चे बहुत शरारती हो। मैं यहाँ तुम लोगों को अकेले नहीं संभाल पाती, वहाँ नानी कैसे संभालेंगी? नहीं माँ, हम बिल्कुल शरारती नहीं करेंगे। जो नानी कहेगी हम वही काम करेंगे, जो वो कहेंगी हम वही करेंगे माँ। चलो तुम लोग पहले खाना खाओ, बाद में ये डिस्कशन हम करेंगे। पहले हम नानी के यहाँ जाएंगे उस बात के लिए, आप वादा करो तभी खाएंगे, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे माँ। इस तरह भव्या नखरा करने लगती है। अगर तुम लोग खाना खाओगे तो भेजने के बारे में सोचूंगी, नहीं तो यहीं पे रहो। अनामिका के इस तरह से कहने पर खाना खाने के लिए भव्या अपना मुंह खोलती है। अनामिका जल्दी से एक निवाला खिला देती है। एक दिन घर पे बिजली ना होने की वजह से अपने मोहल्ले के बिल्कुल अंत में जाके सास बहू एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और हैंड फैन लेके हवा कर रही होती है। माँ जी, सुखाड़ की वजह से काम नहीं है, इसलिए बहुत वक्त है हमारे पास। हाँ बहू, हम खाली बैठे हैं क्योंकि कोई काम नहीं है। वो तो है माँ जी कि कोई काम नहीं है, पर नया काम हम दोनों मिलके ढूंढ सकते हैं ना। अरे बहू, मेरा दिमाग आधा खाली है और आधी आधी तुम बातें करती हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारे ब्रेन में क्या है, जरा बाहर निकालो। शारदा की बातें सुन के अनामिका घबरा जाती है। लेकिन माँ जी, मेरे ब्रेन में क्या है उसे देखने के लिए तो मेरा ब्रेन तोड़ना पड़ेगा। पर माँ जी, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। फिर ऐसा मजाक ही ना तुम, तो कमरे में बंद करके तुम्हें छड़ी के साथ खेलूंगी। नहीं माँ जी, आप हाथी हैं और मैं आपके सामने एक चुहिया। आपको बर्दाश्त करने के लिए, आपकी गालियाँ सुनने के लिए मैं ये सब नहीं झेल सकती, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग बाहर निकालने की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या है वो बताने के लिए कह रही हूँ। जो परिकल्पना सोची हो वो जरा बोलो। अच्छा, तो ऐसा कह रही थी माँ जी। तो मैंने जो सोचा है वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, बताओ बहू। माँ जी, गर्मी में जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है और जो सभी लोग खाते हैं वो है खीरा। हाँ बहू, बहुत लोग खीरा खाते हैं। ये अच्छा भी है और सेहत के लिए फायदेमंद भी है। टाउन में घूम के बेचेंगे तो मुनाफा भी अच्छा होगा, या फिर कहीं एक जगह इसे लगा कर बेचेंगे तो पैसा हम अच्छा कमा लेंगे। हम सुखाड़ के खेत में काम करके आने के बाद घर पे खाना खाएंगे, उसके बाद इसे बेचने निकलेंगे। अगर हम 10 रुपए करके भी एक एक खीरा बेचेंगे तो भी बहुत बिक्री होगा और हमारे हाथ में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। तो चलो बहू रानी, हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले एक ठेला चाहिए और ऐसा कोई चाहिए जहाँ से हमें ढेर सारे खीरे एक साथ मिल जाए। खीरे को लेकर ज्यादा सोचिए मत माँ जी, पिताजी वैसे भी खीरे के खेत की ही रखवाली करते हैं ना, हम उन्हीं के मालिक से बात करेंगे।
और कहेंगे कि हम खरीदना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा कम भाव लगा दे। तरकीब तो अच्छी है बहू, लेकिन अब इस तरकीब को वास्तव में हमें करना भी होगा। इतना कहकर सासू माँ शारदा चली जाती है। शाम होते ही सास और बहू प्रसाद जिस खीरे के खेत की रखवाली करते थे वहाँ जाती है। फिर प्रसाद जाके खेत के मालिक सुदर्शन से बातचीत करते हैं। बाबू, मेरे परिवार से मेरी पत्नी और बहू आपसे मिलने आई है। किस बारे में वो बात करना चाहती है मुझसे? हाँ, आपने जो खीरा उगाया है उस बारे में मालिक। ऐसा क्या? उन्हें कहो आने के लिए। इस तरह कहने पे प्रसाद थोड़ी दूर पे खड़े हो जाते हैं और शारदा अनामिका को उनके पास भेजते हैं। अनामिका और शारदा उनके पास जाके नमस्ते कहती है। सुदर्शन भी उन्हें देखकर नमस्कार कहते हैं। तो बताओ सास बहू, तुम लोग यहाँ पर आए हो किस विषय में मुझसे बात करने के लिए? हाँ, सुदर्शन के इस तरह से पूछने पर सास बहू अपनी परिकल्पना बताती है। सुदर्शन को भी काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो उनसे कुछ पैसे भी ले लेते हैं। प्रसाद, सास बहू को एक बोरा खीरा देके यहाँ से भेज दो, कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रसाद सास बहू को एक बोरा खीरा भर के दे देते हैं। फिर बड़े ही मेहनत से ससुर जी और अनामिका उस बोरे को शारदा के सर पे चढ़ा देते हैं। फिर आधे घंटे बाद वो सभी लोग घर लौट आते हैं। फिर वो सारे खीरे को ठेले पे रख के उन्हें बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहू, अभी काफी रात हो गया है, अभी तुम खीरा बेचने जाओगी? कल सुबह सुबह हम टाउन में जाकर बेचेंगे। आप नहीं जाएंगी माँ जी? मैं घर पे बच्चों का देखभाल करूंगी, तुम जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। वो रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका खीरे को ठेले पे रख के शहर में घूम घूम के बेचने लगती है। ठंडे ठंडे खीरा, आइए बाबू आइए, एक एक सिर्फ 10 रुपए के। अगर इसे खाएंगे शरीर की गर्मी एकदम गायब हो जाएगी। गर्मी से बीमार पड़ने से पहले ही आप लोग बच जाएंगे। ठंडा ठंडा खीरा, आइए बाबू आइए। इस तरह आवाज लगाते हुए वो आगे बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में एक जगह चक्रवर्ती नाम का एक आदमी अनामिका के ठेले के पास आता है। अनामिका उसे देखकर बहुत खुश होती है। बताइए बाबू, ठंडा ठंडा खीरा है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। इस तरह कहती है। वो सुनकर वो आदमी एक खीरा हाथ में लेकर, अरे ये क्या, तुमने तो कहा ठंडा ठंडा, पर ये तो गर्म है, कुछ ठंडा तो नहीं है। अरे बाबू, ठंडा ठंडा मतलब खीरा तो खुद में ही ठंडा है, इसीलिए ठंडा कह रही हूँ। इसे खाएंगे तो ऐसी ठंडक महसूस होगी और शरीर ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब यही है। अरे बाप रे, ठंडा ठंडा कहने का मतलब इतना ज्यादा अलग है। ठीक है, मुझे 2 दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। इस तरह कहने पे अनामिका बहुत खुश हो जाती है। फिर 2 खीरा काट के एक कवर में डाल के उन्हें दे देती है। उनसे पैसे लेती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। इस तरह अंधेरा होने तक वो ठेले में खीरा रख के पूरा शहर घूम घूम के बेचती है। शाम तक उसके सारे खीरे बिक जाते हैं। जो पैसे उसने कमाया था वो जाके शारदा को दे देती है। शारदा देख के बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, गर्मी में इस तरह खीरा बेचने से तो हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। ऐसी कमाई से तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ माँ जी, मुझे भी वही लग रहा है, पर दिन भर घूम घूम के बेचा है ना, इसलिए पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं। लेट जाओ बहू, पैर दबा देती हूँ। कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में झंडू बाम लगा देती हूँ, या फिर चाहो तो मैं गर्म पानी से सेक भी देती हूँ। शारदा की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। बाप रे माँ जी, इतना प्यार सिर्फ मेरे लिए? इस तरह पूछने पर, तुम्हारे लिए प्यार नहीं बहू, पैसा कमा के देने वाला उन खीरों के लिए प्यार है। ये सुनकर अनामिका का मुंह बन जाता है। देखकर शारदा मुस्कुराने लगती है। क्यों बहू, जब सास कुछ कहती है उस पे भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पता नहीं माँ जी, कब आप कट्टप्पा की तरह बदल जाए। फिर सास बहू दोनों सुख दुख की थोड़ी देर बातचीत करती है और फिर दोनों जाके सो जाती है। उसके बाद से अनामिका बर्फ के ढेले के ऊपर काट कर खीरे को रखती है और फिर ठंडा ठंडा खीरा बेचती है। एक ही ठेले पे खीरे को रखकर वो तरह तरह से बेचती है और इस तरह से खीरा बेचकर वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है और परिवार को भी अच्छे से चलाने लगती है। इस तरह
खाली समय में जब उनके पास कोई काम नहीं था, अनामिका ने खीरा बेचने का परिकल्पना की और उसे बेचना शुरू किया। और इसी सास बहू की परिकल्पना की वजह से वो पूरे गर्मी में खीरा बेचकर अच्छे पैसे भी कमाए। इस काम में सास घर का पूरा जिम्मेदारी उठाती, ससुर जी खीरा लाने में मदद करते हैं और अनामिका उन खीरों को घूम घूम के बेचती है। इस तरह से पूरा परिवार सुखी सुखी एक साथ जीवन बिताने लगता है। सड़क के किनारे पर ढाबा के काउंटर पे शारदा बैठी हुई थी और बहू अनामिका हाथ पंखे से उन्हें हवा कर रही थी। बहू, हमारा ढाबा बिल्कुल सड़क किनारे है, इसलिए क्या कोई यहाँ खाने के लिए नहीं आ रहा है या फिर सारे ढाबों का एक ही हालत है? सासू माँ शारदा के इस सवाल को सुनकर बहू अनामिका मजाक में कहने लगती है, तो क्या आप चाहती है मैं बाकी ढाबों में जाके देख के आऊं? मजाक कर रही हो? नहीं माँ जी, ढाबा के प्रति प्यार दिखा रही हूँ। ढाबे में बैठकर इस तरह की बातें हो ही रही थी, तभी सुधीर और अंजलि शारदा और अनामिका के ढाबे पे आते हैं। उन्हें देखकर सास बहू दोनों बहुत खुश हो जाती है। आप लोगों को क्या खाना है? चिकन, मटन, फिश करी के साथ साथ बिरयानी भी है। सब कुछ गर्मा गर्म है। खाने का सामान गर्म है वो तो ठीक है, पर हम जहाँ बैठेंगे वो जगह ठंडी नहीं है, बाहर इतनी गर्मी है, धूप है। अगर ढाबे के अंदर भी इतनी गर्मी हो तो कैसे चलेगा बताइए? आप लोग जाके बैठिए बाबू, हमारे पास कूलर है, मैं जाके उसमें पानी डाल देती हूँ, बिल्कुल ठंडी हवा मिलेगी। शारदा के इस तरह से कहने पे सुधीर अंजलि को लेकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सास बहू एक दूसरे को बस देखती ही रह जाती है। मैंने पहले ही कहा था, गर्मी की समस्या है, तापमान बहुत ज्यादा है। अगर हम एसी नहीं भी चलाते हैं, कम से कम कूलर चला के तो रखिए। लोग जब भी ढाबे के अंदर आएंगे उन्हें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, वो खुश होके वहीं पे बैठ के आराम से खाएंगे। पर आप मेरी एक बात नहीं सुनती हैं। इसी दौरान बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी वहाँ पर आ पहुँचते हैं। सास बहू उन दोनों पे जिम्मेदारी देकर घर लौट आती है। अनामिका अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उधर शारदा जब पानी पी रही होती है, वहाँ पे हरीश और भव्या उसके पास जाते हैं। दादी, माँ कहाँ है? सर दर्द हो रहा था इसीलिए सो रही है। बहन, जाके माँ को बुलाओ ना। ठीक है भैया, कहकर भव्या जाने ही वाली थी कि शारदा उसे रोककर कहने लगती है, ऐ रुको, यहाँ पेड़ के तरह मैं एक इंसान खड़ी हूँ कि नहीं? हाँ, कौन सा बड़ा पेड़ दादी, ये तो एक छोटा सा पेड़ है। भव्या की ऐसी बातें सुन के हरीश आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगता है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। किससे क्या बात कर रहे हो? हाँ, दादी माँ से, वो भी हिंदी में बात कर रही हूँ। अरे बहन, दादी वो नहीं पूछ रही है, तुमने जो कहा बड़ा पेड़ छोटा पेड़, उस बारे में दादी पूछ रही है। सही कहा ना दादी? सही कहा पोते साहब। वैसे महारानी, आपको मुझे देखकर कुछ समझ में नहीं आता? सॉरी दादी। ओ, छोटी पेड़। शारदा को अब गुस्सा आ रहा है। पर मुझे तो डर नहीं लग रहा है दादी। बहन, दादी के साथ बहुत मजाक मस्ती हो गया, अब जाके तुम माँ को बुला के ले आओ। फिर से वही बात, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ, मैं करके देती हूँ। मुझे और बहन को बहुत भूख लगी है दादी, खाने के लिए कुछ दे दो ना। हरीश के इस तरह कहने पर शारदा भव्या को देखकर कहती है, अरे पोते साहब, भूख लगी है तो ये कह सकती है ना? इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, पर भूख लगी है ये एक बार नहीं कह सकती। बोल सकती हो दादी, पर आपने ऐसा कुछ कहा जो मुझे बहुत ही मजाक लगा, इसीलिए मैं मजाक से आपको कह दी। अब आपको बुरा लग रहा है। अब आप ही बताइए, ये सब कहना जरूरी था क्या? अच्छा ठीक है, मैं जाके दोनों के लिए खाना ले आती हूँ। दादी दादी, प्लेट में मत लाइएगा, लंच बॉक्स में ले आइएगा। लंच बॉक्स में क्यों पोते साहब? स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, लंच बॉक्स लेके कहाँ जाके खाओगे? शारदा की ऐसी बातें सुन के भव्या मजाक में कहने लगती है, तालाब किनारे जाके वहाँ बैठ के खाएंगे। ये सुनकर शारदा बड़े गुस्से से भव्या को देखने लगती है और मनी मन सोचती है, इसकी मजाक बिल्कुल इसकी माँ की तरह। अब क्या करे, बहू के खून को तो लाड प्यार देना ही पड़ेगा। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, दादी आप इस तरह देखने से भी मुझे कुछ नहीं होने वाला।
मैं दादाजी नहीं हूँ कि मैं डर जाऊंगी। मैं तो आपकी पोती भव्या हूँ, अपनी बाप की बेटी। जाके जल्दी से लंच बॉक्स में सब्जी चावल पैक कर दीजिए। जाइए, वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है। ठीक है महारानी जी। इस तरह से कहकर शारदा किचन की तरफ चली जाती है। फिर बच्चे हरीश और भव्या अपने में बात करने लगते हैं। हाँ भैया, ये तरकीब तुमने बहुत अच्छी दी है। तालाब का बोट में छतरी लगा हुआ, उस तालाब के ठंडे ठंडे पानी के ठंडी ठंडी हवा में बोट पे बैठ के खाना खाने में हमें कितना मजा आएगा। आज हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बहन, इसीलिए तो लंच बॉक्स साथ में ले जाने का हमने प्लान किया है। जैसे ही दादी चावल सब्जी बना के ले आती है, हम दोनों तालाब के लिए निकल जाएंगे। तालाब जाके नाव पे बैठ के हम मजे से खाना खाएंगे। ठीक है भैया। तब तक शारदा लंच बॉक्स लेकर उन दोनों के पास आती है। ये लो लंच बॉक्स, कहाँ जाओगे, कहाँ जाके बैठ के खाओगे, ये सब तुम जानो। तो क्या तुम्हारी माँ रोज तुम लोगों को ऐसे ही खाना बांध के देती है? हाँ दादी। इस तरह कहकर दादी माँ के हाथ से लंच बॉक्स लेकर हरीश और भव्या वहाँ से चले जाते हैं। शारदा एक लकड़ी के चेयर पे बैठकर हाथ पंखे से पंखा करने लगती है। तभी अनामिका दुखी होकर शारदा के पास आती है। बहू, तुम्हें पानी चाहिए क्या? पानी के साथ साथ चाय भी चाहिए माँ जी, बहुत सर दर्द हो रहा है। इस गर्मी में तुम चाय पियोगी? जाके घड़ा में पानी रखा है, पी लो, इससे अच्छा लगेगा। क्या माँ जी, क्या गर्मी। सोचा था हाईवे का रास्ता है, बढ़िया से वहाँ पे ढाबा लगाएंगे तो अच्छे पैसे कमाएंगे, व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी होगी। पर इस गर्मी के कारण पूरा व्यापार मंदा हो गया। एक पैसे की कमाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ घाटा। ये सब लेके तुम सोचती रहोगी तो कमाई बढ़ेगी नहीं, सिर्फ बढ़ेगा तो सर दर्द। इसीलिए ज्यादा सोचो मत, हम इसका एक तरकीब ढूंढ निकालेंगे। हमने अपने ढाबे पे किस चीज की बंदोबस्त नहीं की बताइए, पर फिर भी हमारे ढाबे पे कोई नहीं आ रहा है। पता नहीं चल रहा क्या समस्या है। पता नहीं ये दुनिया कैसी है बहू, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है माँ जी, मैं ढाबा के बारे में कुछ सोचती हूँ, पर ये बताइए हरीश और भव्या वो दोनों कहाँ गए? उन्हें भूख लगी थी, मैंने कहा कि खाना देती हूँ तो उन्होंने कहा कि लंच बॉक्स में दो, तो मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया। ये बताओ, क्या तुम उन लोगों को रोज लंच बॉक्स में खाना देती हो? हाँ माँ। फिर बच्चे रोज लंच बॉक्स लेकर कहाँ जाके खाना खाते हैं? मुझे नहीं पता माँ जी, जाके मैं ढूंढ के देखती हूँ ये लंच बॉक्स ले जाके कहाँ खाते हैं। जरूर किसी पेड़ के नीचे दूसरे बच्चों के साथ बैठ के खाते होंगे। बहू, तुम ये सब लेके परेशान मत हो, पहले तुम ढाबा के बारे में कुछ सोचो। फिर मैं ढाबे की तरफ एक बार जाती हूँ। इतना कहकर अनामिका एक छतरी लेकर ढाबे की तरफ जाने लगती है। तभी अनामिका को खेलते हुए बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो पलट के देखती है, ढाबे से थोड़ी ही दूर पे एक तालाब था। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। वो उत्साह के साथ वहाँ पे देखने के लिए चली जाती है। हरीश और भव्या छतरी लगा के उसी तालाब में बैठकर खाना खा रहे थे। अनामिका भी जाके वहाँ पे बोट पे बैठ जाती है। उसे वहाँ पे बड़ी ठंडक महसूस होती है। अच्छा बच्चे, यहाँ ठंडक महसूस हो रही है, इसीलिए लंच बॉक्स लाकर तुम लोग यहाँ पे खाना खाते हो? हाँ माँ। उसकी बातें सुन के अनामिका को एक तरकीब सूझती है और मनी मन सोचती है, अगर हम यहीं पे ढाबे का बंदोबस्त करें तो कैसा रहेगा? अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। पहली बार ऐसा हम करेंगे कि तालाब किनारे ढाबा लगाएंगे। देखकर लोगों को भी अलग लगेगा और वैरायटी लगेगा। ऊपर से गर्मियों का मौसम है, हमें ठंडी हवा मुफ्त में मिल जाएगी। इससे व्यापार अच्छा चलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब देखकर मुझे भरपूर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी जाके मैं सासू माँ को ये बात बताती हूँ। ये सब सोचकर 2-3 दिनों के अंदर ही वो तालाब किनारे एक ढाबा खोल देती है। उस तालाब किनारे ढाबे पे अनामिका सासू माँ को ले जाती है। इतनी दूर कौन आएगा बहू? आएंगे माँ जी, आप बस देखते रहिए। आप देखिए व्यापार कैसे चलता है। इस तरह कहकर वो अपने हाईवे वाले ढाबे के पास शारदा को लेके जाती है। एक बड़े से बोर्ड पे वेलकम टू समर ढाबा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है। ये कैसा है माँ जी? बहुत बढ़िया बहू, दिन में ऐसे ही ढाबा चलेगा, पर रात में हम यहाँ पे रंग बिरंगा लाइट जलाएंगे। क्या कहती हो? हाँ जरूर माँ जी। कुछ भी कहो,
तुम तो कमाल की हो। चलो अब हम व्यापार करते हैं। इस तरह शारदा कहती है। फिर शारदा और अनामिका दोनों तालाब किनारे वाले होटल के पास जाती है। सास बहू का तालाब किनारे वाला होटल लोगों को बड़ा पसंद आता है। व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और पूरा परिवार एक साथ मिलकर सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।